वेलकम बैक। इस पार्ट में हम डीप लर्निंग मॉडल बनाएंगे, उसको फिर हम केरास क्लासिफायर में यूज़ करेंगे और फिर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसकी हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे यूजिंग ग्रिड सर्च CV। और जो के फोल्ड है ये भी हमने यूज़ करना है पैरामीटर में ग्रिड सर्च CV के। और जो रिजल्ट्स होंगे उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो बैच साइज है उसकी बेस्ट वैल्यू क्या है और नंबर ऑफ एपॉक्स हमारे पास बेस्ट वैल्यू में क्या आता है और नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो हम हिडन लेयर्स में यूज करते हैं तो वो कितने होने चाहिए, उसकी बेस्ट वैल्यू क्या होगी। बेसिकली हमारे पास जो रैपर्स हैं, रैपर्स हमारे पास दो किस्म के हैं, रिग्रेसर और क्लासिफायर। जो डाटा सेट है वो हमारे पास क्लासिफिकेशन के लिए है, जो प्रॉब्लम है वो क्लासिफिकेशन की है कि क्या पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर केरास क्लासिफायर यूज किया है, जो रैपर यूज किया वो क्लासिफायर है। ऑप्टिमाइजर्स होते हैं, ऑप्टिमाइजर्स बेसिकली यूज किया जाता है ताकि न्यूरल नेटवर्क को मजीद एफिशिएंट बनाया जा सके। जो वेट्स होते हैं या बाकी वैल्यूज होती हैं उनको ये ऑप्टिमाइज करता है, उनको इम्प्रूव करता है। तो फ्रॉम टाइम बाय टाइम जो लॉस आ रहा होता है और जो वेट्स इनिशियलाइजेशन होती है वो इम्प्रूव होती जाती है हमारे पास। और हमारे पास ऑप्टिमाइजर्स में काफ़ी ऑप्टिमाइजर्स अवेलेबल है जिसमें मैं एडम यूज़ कर रहा हूँ। और इसकी मज़ीद डिटेल जो है वो आप शिफ्ट टैब प्रेस करें, आपके पास पैरामीटर्स और डॉक स्ट्रिंग आ जाएगी। और इसके अलावा आप इसकी जो वेबसाइट है या डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पर आप मज़ीद डिटेल देख सकते हैं। अभी मैं सबसे पहले एक रैंडम सीड डिफाइन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम मॉडल क्रिएट करते हैं। डिफाइन रैंडम सीड, सीड इज इक्वल टू 6 p डॉट रैंडम डॉट सीड। सीड के कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं एक और सेल बनाता हूँ और यहाँ पर एक आपको सीड का कंसेप्ट समझाता हूँ। जब भी हम रैंडम कोई नंबर्स जनरेट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज जो होती हैं, ऑलमोस्ट हर बार डिफरेंट वैल्यूज जनरेट हो रही होती हैं। और सीड जब हम यूज करते हैं तो जो रैंडम वैल्यूज ये फर्स्ट टाइम में या फर्स्ट अटेम्प्ट में जनरेट करता है, ये जब हम अगेन आइटरेशन, फॉर एग्जांपल मैं फॉर लूप यूज करता हूँ और उसमें मैं नंबर्स जनरेट करता हूँ, तो जो नंबर्स फर्स्ट आइटरेशन में या फर्स्ट टाइम जनरेट होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने 10 आइटरेशन रखी है, तो जो 10 आइटरेशन में रैंडम वैल्यूज जनरेट होंगी, अगेन जब मैं फॉर लूप को दोबारा रन करूंगा तो अगर मैंने सीड यूज किया हुआ है तो मेरे पास अगेन सेम रैंडम वैल्यूज जो है दोबारा जनरेट होंगी। अगर मैं सीड को यूज ना करूं तो मेरे पास जब मैं दोबारा फॉर लूप को यूज करूंगा तो जो वैल्यूज होंगी वो डिफरेंट होंगी। अगर मैं यहाँ पर आपको डेमो दिखा दूं तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ रैंडम, और फॉर आई इन रेंज 10 वैल्यूज 10 आइटरेशन होंगी और ये प्रिंट कर ले, प्रिंट random डॉट rand int। ओके, मैं स्टार्टिंग वैल्यू 0 से लेकर 10 तक मुझे रैंडम वैल्यूज चाहिए, तो मेरे पास डिफरेंट जो वैल्यूज हैं वो जनरेट हो चुकी हैं। पहली आइटरेशन में 8 जनरेट हुआ, सेकंड में 2, 4 एंड सो ऑन, मेरे पास बाकी सारी वैल्यूज जनरेट हुई। अब जब मैं इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम, या इससे पहले मैं इसको दोबारा जब रन करूंगा तो अब मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज जो वो जनरेट हुई हैं। तो जो आइटरेशन है, आइटरेशन के बाद जब मैं दोबारा फॉर लूप को यूज मैंने जब किया तो मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट जनरेट हुई हैं। लेकिन अब जब मैं सीड को यूज करूंगा, जैसे फ्रॉम मैं इंपोर्ट पहले कर लेता हूँ रैंडम इंपोर्ट सीड, और सीड में मैं वैल्यू रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल 10। फर्स्ट आइटरेशन में
या ओवरऑल फर्स्ट फॉर लूप को यूज जब मैंने किया फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे पास जो वैल्यूज आई हैं वो है 906, 7, 903, 774। तो आपने जब लास्ट टाइम देखा था जब मैंने फॉर लूप को 2 बार यूज किया था तो दोनों बार जो फॉर लूप की वैल्यूज हर आइटरेशन के बाद की थी वो डिफरेंट थी। अब जब मैं यूज करूंगा, अब फॉर एग्जांपल मैं दोबारा इसको री रन करता हूं तो अब मेरे पास रिजल्ट क्या आता है। तो पहले आइटरेशन 52 थी, पहले जो सेल नंबर था वो 52 था, अब 53 है। और अब भी आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो वैल्यूज है वो सेम है, 906, 7, 903, 774। इन केस आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मैं इसको दोबारा री रन कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो ये वैल्यू है सेल की, इसको आप देख सकते हैं ये 53 है और अब ये 54 हो चुका है, और जो वैल्यूज थी वो अगेन मेरे पास सेम आई है। तो सीड जो है, ये सीड का कंसेप्ट ये है कि जो रैंडम वैल्यूज जनरेट हो जाती हैं जब आप दोबारा फॉर एग्जांपल फॉर लूप के थ्रू आप रैंडम नंबर्स जनरेट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने भी किया, तो जो वैल्यूज फर्स्ट टाइम फॉर लूप को यूज करके इसने वैल्यूज जनरेट किए हैं, इसने जब सेकेंड टाइम मैंने अगेन फॉर लूप को यूज किया तो जो रैंडम नंबर्स इसने पहले जनरेट किए थे उसको दोबारा जनरेट करके दिखा दिए। तो मैं अब इस सेल को डिलीट कर लेता हूँ और जो सीड है ये मैं आगे यूज करूंगा, जो कि आप देख सकेंगे कि सीड को मैंने कहां पर यूज किया। के फोल्ड जो है ये हम यूज करेंगे ग्रिड सर्च सीवी के पैरामीटर में, और ये आप वहां पर ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। बेसिकली ग्रिड सर्च सीवी में क्रॉस वैलिडेशन जनरेटर हमारे पास पैरामीटर में होता है, तो उसके लिए मैं के फोल्ड को यूज करूंगा। अब मैं एक फंक्शन बना लेता हूं और उसमें हम डिफरेंट लेयर्स वगैरह डिफाइन कर लेते हैं, या डिफरेंट लेयर्स जो है वो हम डिक्लेयर कर लेते हैं, रेडी कर लेते हैं। तो डेफ क्रिएट मॉडल, और कोई मुझे यहाँ पर वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं यहाँ से क्रिएट मॉडल, मॉडल क्रिएशन करूँगा। मॉडल इज इक्वल टू सीक्वेंशियल। तो सीक्वेंशियल का हम लास्ट पार्ट में भी देख चुके थे कि सीक्वेंशियल जो है हम यूज़ करते हैं फॉर लेयरिंग। हमारे पास स्टैक ऑफ लेयर्स जो होते हैं वो हम 2 तरीके होते हैं कि हम या तो सीक्वेंशियल के अंदर ही पैरामीटर हम लिस्ट बनाएं और उसमें हम मॉडल्स के लेयर्स हम बना लें, या फिर आप सीक्वेंशियल के बाहर भी मॉडल डॉट एड यूज करके बना सकते हैं। तो अभी हम इसमें सीक्वेंशियल हम यूज कर चुके हैं। नेक्स्ट मैं कर लेता हूँ मॉडल डॉट एड, और डेंस जो हमने इंपोर्ट किया था, और नंबर ऑफ न्यूरॉन्स या नंबर ऑफ आउटपुट्स हमारे पास होंगे 8, और इनपुट जो हमारे पास कॉलम्स की वैल्यूज थी वो थी 8 टोटल, 0 से 7। तो 0 से 7 टोटल मेरे पास 8 कॉलम्स थे, इज इक्वल टू 8, और कर्नल इनिशियलाइजर इज इक्वल टू नॉर्मल। न्यूरल नेटवर्क्स में जो इनपुट फीचर्स होते हैं, जैसे मेरे पास अभी ये इनपुट फीचर्स या इनपुट फॉर एग्जांपल इनपुट कॉलम्स हैं, तो ये जब स्टार्टिंग में हम स्टार्टिंग लेयर को प्रोवाइड करते हैं, जो स्टार्टिंग लेयर में हर एक इनपुट के साथ वेट लगता है, तो वेट की सेटिंग या वेट जो हम यूज करते हैं हर एक कॉलम के साथ, तो उसके लिए हम जो कर्नल इनिशियलाइजर यूज करें वो नॉर्मल है, कि कोई रैंडम वेट इनिशियलाइज कर लिया जाए जो कि नॉर्मल हो। नेक्स्ट मैं कर लेता हूँ एक्टिवेशन। एक्टिवेशन का मतलब यह है कि जो आउटपुट निकल रही है, मीन्स के जो न्यूरॉन्स हमने लेयर्स में यूज किए हैं, तो उन न्यूरॉन्स में जो कंप्यूटेशन हुई है उसकी कंडीशन आप एक तरह से रख लेते हैं, जो कि मैं यूज करूँ रेलू, और रेलू एक सर्टेन कंडीशन तक 0 रहता है और उसके बाद फिर इसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 0 और 1 की 2 वैल्यूज
न्यूरॉन जनरेट कर सकता है, या फिर आउटपुट एक्सपेक्टेशन जो है मेरी वो 0 और 1 है। मैंने वैल्यू यूज किया, एक सर्टेन कंडीशन तक मेरे पास वैल्यू 0 रहेगी, और उस थ्रेशोल्ड के बाद मेरे पास वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। तो वैल्यू की मजीद आप एक्सप्लेनेशन डायग्राम के साथ वगैरह आप जो डॉक्यूमेंटेशन है वहां पर आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास जो पहली लेयर है उसमें 8 न्यूरॉन्स यूज हो रहे हैं, और इनपुट फीचर्स जो हैं या इनपुट्स जो हैं या फिर जो कॉलम्स हमने यूज किए हैं, हमने प्रोवाइड किए हैं न्यूरॉन्स को या लेयर्स को, वो 8 है। कर्नल इनिशियलाइजर नॉर्मल है, जो स्टार्टिंग में हमारे पास जो वेट इनिशियलाइज किया जाएगा या वेट प्रोवाइड किया जाएगा हर एक कॉलम को, तो वो एक रैंडम सा होगा और वो ये खुद नॉर्मल तरीके से प्रोवाइड करेगा। और जब कंप्यूटेशन होगी, कंप्यूटेशन की कंडीशन मैंने रैल्यू रखी है कि रैल्यू के मुताबिक आप कंप्यूटेशन जो होती है, जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रैल्यू है कि आप जो आउटपुट जनरेट करें वो रैल्यू के मुताबिक हो। रैल्यू के मुताबिक जो रिजल्ट हमारे पास जनरेट होगा वो, या फिर फॉर एग्जांपल मैंने एक ही लेयर के बाद मैंने आउटपुट एक्सपेक्ट किया है, तो जो आउटपुट है वो रैल्यू की कंडीशन को मीट करके हमारे पास रिजल्ट आएगा। या ओवरऑल आप रैल्यू की जगह सिग्मॉइड या फिर टेंजेंट यूज कर लेते हैं 10H। तो इस तरह के आपके पास काफी एक्टिवेशन फंक्शंस हैं जिसके मुताबिक आप आउटपुट्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो यहां तक मेरे पास एक हिडन लेयर बन चुकी या फिर ऐड हो चुकी, और यहां पर मैं ये डेंस समझा दूं कि इसको डेंस इसलिए कहते हैं कि जो लेयर्स होती हैं, लेयर्स में जो इनपुट्स होते हैं उनमें हर एक को सारे जो इनपुट्स जो फीचर्स होते हैं, जो कि हमारे पास ये सारे कॉलम्स हैं, हर एक न्यूरॉन को सारे कॉलम्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, और हर एक न्यूरॉन पर डिफरेंटली डिफरेंट वेट्स क्योंकि इनिशियलाइज किया जाता है, डिफरेंट वेट्स यूज किए जाते हैं और उसके मुताबिक कंप्यूटेशन होती है, और वो डिफरेंट रिजल्ट्स जो है वो आउटपुट करते हैं। नेक्स्ट मैं अगेन सेम मॉडल यूज कर लेता हूँ। एक और मैंने लेयर बना ली, और इसमें अगर मैंने कुछ चेंज करना हो तो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो मैं 4 यूज कर लूंगा। इसका मतलब यह है कि जो आउटपुट्स जनरेट होंगी वो 4 होंगी सेकेंड लेयर से। थर्ड में मैं यूज कर लेता हूं, थर्ड में मुझे फाइनल रिजल्ट चाहिए, तो एक न्यूरॉन यूज होगा। मींस के जो थर्ड में फाइनली हमारे पास लास्ट में रिजल्ट कंक्लूड होगा। इनपुट डायमेंशन हमारे पास हो जाएंगी, इनपुट डायमेंशन को मैं हटा देता हूं, कर्नल इनिशियलाइजर को भी मैं हटा देता हूं। तो जो स्टार्टिंग में हमने कर्नल इनिशियलाइजर से जो वेट जनरेट होगा, उसके बाद जब आइट्रेशन होगी, तो आइट्रेशन में वो मॉडल जो है वो खुद वेट्स को इम्प्रूव करेगा, इम्प्रूव करके वेट्स को रीवैल्यू करेगा या फिर उसकी वैल्यूज में इम्प्रूवमेंट लाएगा कि किस वेट की वैल्यू के साथ हमारे पास जो लॉस फंक्शन है वो कम हो रहा है, एक्यूरेसी बेहतर हो रही है। और एक्टिवेशन फंक्शन जो है ये मैं यूज कर लेता हूँ सिग्मॉइड। नेक्स्ट हम अब कर लेते हैं कंपाइल द मॉडल। एडम इज इक्वल टू एडम और लर्निंग रेट इज इक्वल टू मैं रख लेता हूँ 0.01। लर्निंग रेट आप अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं। सिमिलरली न्यूरॉन की वैल्यूज को भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं कि जहां पर आपको लगता है कि आपकी जो वैल्यूज है, जो रिजल्ट है आपका या एक्यूरेसी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक आ रहा है, तो इसको आप चेंज करके जो बेस्ट वैल्यू आप समझते हैं तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। बेसिकली जो न्यूरॉन्स की वैल्यूज हैं ये हम आगे इम्प्रूव करेंगे। तो अभी हमने एडम सेट कर लिया, और अब हम कर लेते हैं मॉडल डॉट कंपाइल लॉस इज इक्वल टू, तो
हमारा जो डाटा सेट है उसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो बाइनरी वैल्यूज़ हैं, 0 और 1। तो जो लॉस है वो मैं यूज़ करूँगा बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। ऑप्टिमाइज़र जो मैं यूज़ करूँ वो है एडम। और हमारा मेन फोकस जो है ड्यूरिंग ट्रेनिंग वो एक्यूरेसी को बेहतर करना है, तो मैट्रिसेस इज इक्वल टू एक्यूरेसी। और लास्ट में फिर हम रिटर्न कर लेंगे मॉडल। तो इनको जो हमारा ओवरऑल नेटवर्क है, न्यूरल नेटवर्क जो अभी हमने रेडी किया, प्रिपेयर किया, इसको हम एक बार दोबारा समझ लेते हैं। लेकिन हम एक प्लेग्राउंड यूज करते हैं जिसका नाम है playground.tensorflow.org, जहां पर आप इसके साथ खेल सकते हैं, इसको समझ सकते हैं बेहतर तरीके से कि किस तरह न्यूरल नेटवर्क जो है वो वर्क करता है, और जो एक्टिवेशन फंक्शन है उनको चेंज करने से हमारे पास रिजल्ट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर जो आप ये एक डायग्राम देख रहे हैं तो यहाँ पर चेंजेस क्या आती हैं। इसी तरह आप कोई रेगुलराइजेशन यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपके पास जो रिजल्ट आता है वो किस तरह का आता है, एंड सो ऑन। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास हो क्या रहा है। हमारे पास लर्निंग रेट डिफरेंट हमें गिवन है, और मैंने 0.01 यूज़ किया था। हम यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ रख कर देख सकते हैं कि हमारे पास रिजल्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है। एक्टिवेशन मैंने रैल्यू यूज़ किया, और रेगुलराइजेशन मैंने कोई यूज़ नहीं की। इसी तरह सिमिलरली रेगुलराइजेशन रेट। प्रॉब्लम जो है वो हमारी क्लासिफिकेशन है। तो आप रिग्रेशन रख कर भी चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो डायग्राम है यहाँ पर चेंजेस क्या आ रही हैं। तो ये एक समझने के लिए, एक तरह से खेलने के लिए एक बेहतरीन वेबसाइट है, playground.tensorflow.org। तो आप देख सकते हैं जो फीचर्स हैं यहाँ पर, ये इनपुट फीचर्स हैं या फिर इनपुट्स हैं, या आप इसको कंसिडर करें कि ये कॉलम्स हैं। और अब यहाँ देख सकते हैं ये 4 न्यूरॉन्स लिखा हुआ है। ये एक हिडन लेयर है और इसमें 4 न्यूरॉन्स यूज हुए हैं। जो आप देख सकते हैं ये ब्लू लाइंस हैं। आप देख सकते हैं हर एक लाइन के साथ लिखा हुआ है, वेट्स लिखे हुए हैं कि जैसे अभी मेरे पास जो पहले न्यूरॉन में लाइन जा रही है उसकी वेट है 0.49। जो सेकंड x1 से न्यूरॉन नंबर 2 पे जो लाइन जा रही है उस वेट है 0.48, और थर्ड न्यूरॉन में जो x2 से लाइन जा रही है उसकी जो वेट है वो है 0.39। तो आप देख सकते हैं जो वैल्यूज हैं वेट की वो डिफरेंट है, 0.49, 0.48, 0.39। और उसके बाद हमारे पास अगेन जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो नेक्स्ट न्यूरॉन में जा रहा है, जो कि हिडन लेयर नंबर 2 आप कंसिडर कर लें कि ये सेकंड हिडन लेयर है। उसको जो आउटपुट यहाँ से जनरेट हो रहा है फर्स्ट हिडन लेयर से, वो एज इनपुट जाएगा सेकंड हिडन लेयर में, और उसके साथ अगेन वैल्यू वेट्स जो है वो उनके साथ इनिशियलाइज की जाएंगी, या फिर आप कह सकते हैं कंप्यूटेशन के लिए यूज की जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो वैल्यूज हैं, जैसे अभी मैंने फर्स्ट लाइट ब्लू जो लाइन है जो कि न्यूरॉन नंबर 2 पर जा रही है, वेट की वैल्यू है 0.21। जो येलो फर्स्ट लाइन है वेट की वैल्यू है -0.43, और थर्ड में वेट की वैल्यू है -0.44। अगेन जो वैल्यूज हैं वेट की वो डिफरेंट है, और इनके साथ इन्होंने थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है। जैसे जो न्यूरॉन्स हैं जो लास्ट में इन्होंने यूज किया, दिस इज द आउटपुट फ्रॉम वन न्यूरॉन, hover टू सी इट लार्जर। तो आप देख सकते हैं जब मैं hover कर रहा हूँ तो मेरे पास वैल्यूज जो है वो किस तरह रिप्रेजेंट हो रही हैं। और जो लाइंस आप देख रहे हैं जैसे ब्लू एंड येलो, तो यहाँ जो यूज हुआ है, द आउटपुट्स आर मिक्स्ड विद वेरिइंग वेट्स शोन बाय द थिकनेस ऑफ द लाइंस। तो अब इसको मैं अगर प्ले करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेस्ट लॉस कंप्यूट हो रहा है, ट्रेनिंग लॉस कंप्यूट हो रहा है, और डायग्राम आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में डायग्राम कैसी थी और ट्रेनिंग में
जो हमारे पास इम्प्रूवमेंट आ रही है वो कैसी है। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लू है ये क्लासिफिकेशन कर चुका है और आप इसमें कोई इम्प्रूवमेंट आगे नहीं देख रहे। जो लॉस है वो, जो एपॉक्स है वो कंटिन्यूस है और लॉस जो है वो सेम है 0.6, 0.006 से 0.004, जिसको हम ऑलमोस्ट सेम कह सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू जो है वो 004 और 006 है। तो मेरे पास जो रिजल्ट आया आप देख सकते हैं कि जो ब्लू है उसने उसको एक ग्रुप में कर दिया और जो येलो है उसको सेकंड ग्रुप में कर दिया। तो यूं हमारे पास ओवरऑल जो डीप लर्निंग का मॉडल होता है या फिर न्यूरल नेटवर्क होता है वो काम करता है। अगेन अगर इसको मैं ज़ीरो करूं तो ये हमारे पास स्टार्टिंग में है कि जो ब्लू है ये एक क्लास है, जो येलो है ये सेकंड क्लास है हमारे पास। और इसको मैं अगेन जब प्ले करूं तो अब आप देख सकते हैं डायग्राम को देखकर कि मॉडल सीख रहा है, प्रिपेयर कर रहा है और उसके मुताबिक फिर जो क्लासिफिकेशन कर रहा है वो कितनी एक्यूरेट है कि जो ब्लू थे वो एक ग्रुप है और जो येलो थे ये सेकंड ग्रुप है। ओवरऑल जो क्लासिफिकेशन है वो कितनी बेहतर रही है। जो टेस्ट लॉस है आप देख सकते हैं 0.008 है। तो इस तरह आप डिफरेंट लर्निंग रेट वैल्यूज रखकर डिफरेंट वैल्यू मैंने यहाँ पर यूज़ किया तो डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन आप कोई और यूज़ कर लें और रेगुलराइजेशन आपने अगर यूज़ करनी है या आप रिग्रेशन के लिए आप देखना चाहते हैं कि आपके पास जो रिग्रेशन के लिए किस तरह ट्रेनिंग होती है, टेस्टिंग वगैरह होती है, तो आप देख सकते हैं। तो अब हम वापस आते हैं तो हमारा ये मॉडल प्रिपेयर हो चुका है। अब मैं इसको रन करता हूँ और अब मैं इसको केरास क्लासीफायर में यूज़ करूँगा। तो अगेन मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट द मॉडल, मॉडल इज इक्वल टू कि कैपिटल या स्मॉल कैपिटल, केरास क्लासीफायर। केरास क्लासीफायर में पैरामीटर का नाम है बिल्ड फंक्शन, जहाँ पर हम फंक्शन लिखेंगे क्रिएट मॉडल जो हमने बनाया। जो फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, कंडीशन ये ज़रूर है कि उसको वो फंक्शन जो है वो रिटर्न करे मॉडल को, जो मॉडल प्रिपेयर किया गया है वो रिटर्न करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ रिटर्न ना हो रहा होता तो केरास क्लासीफायर ओवरऑल हमारे पास कोई फ़ायदा ना होता। तो जो केरास क्लासीफायर के थ्रू हम जो मॉडल प्रिपेयर कर रहे हैं, जो फंक्शन हमने पास किया वो रिटर्न करे मॉडल को। नेक्स्ट हम कर लेते हैं वर्बोज इज इक्वल टू 1। वर्बोज बेसिकली जो आइट्रेशन जब होती है तो हमें डिस्प्ले करके दिखा रहा होता है, जैसे हमें दिखा रहा था कि लॉस इतना है, ट्रेनिंग इतनी हो रही है, एपॉक्स इतने हो चुके हैं एंड सो ऑन। तो वर्बोज अगर आपका ज़ीरो होगा तो वो इस तरह की खास इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिखाएगा और जितनी ज़्यादा आप वैल्यूज़ रखेंगे उतनी मुताबिक वो आपको ज़्यादा डिस्प्ले करके दिखाएगा कि लॉस कितना है, एट्रेशन कितनी हो चुकी है एंड सो ऑन। नेक्स्ट मैं कर लेता हूँ define the grid search parameters और सबसे पहले हमने देखना है बैच साइज और एपॉक्स। तो बैच साइज में जो बैच साइज के लिए वैल्यूज देखना चाहता हूँ कि बेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो मैं 10, 20, 40 आप यहाँ पर डिफरेंट रख सकते हैं और डिफरेंट रखकर आप टेस्ट कर सकते हैं कि मॉडल कितना बेहतर काम कर रहा है। और एपॉक्स के लिए मैं रख लेता हूँ 10, 50 और 100। नेक्स्ट मैं कर लेता हूँ मेक डिक्शनरी ऑफ द ग्रिड पैरामीटर्स। तो
is equal to dict batch size is equal to batch size epochs is equal to epochs। अब अगर इसको मैं डिस्प्ले करूं तो मेरे पास डिक्शनरी बन चुकी है जिसमें मेरे पास की का नाम जो है बैच साइज और बैच साइज की वो वाली वैल्यूज है, देन एपॉक्स और एपॉक्स की वैल्यूज है। तो बैच साइज की का नाम और वैल्यूज, अगेन एपॉक्स की का नाम और वैल्यूज, जो कि डिक्शनरी बनाकर एक पैरम ग्रिड वेरिएबल में मैंने सेव कर लिया। नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं ग्रिड सर्च सीबी को बिल्ड कर लेते हैं और फिटिंग कर लेते हैं। तो बिल्ड एंड फिट द ग्रिड सर्च सीबी grid is equal to estimator is equal to मॉडल। जो मॉडल हमारे पास रेडी हुआ है, जो रिजल्ट हमारे पास आया, मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ केरास क्लासीफायर को यूज करके, या ओवरऑल मॉडल को जो हमने रैप किया या कंपैटिबल बनाया। तो अब मैं एसके लर्न से जो मैंने इंपोर्ट किया था ग्रिड सर्च सीबी, उसमें यूज कर रहा हूँ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है पैरम ग्रिड इज इक्वल टू, मैंने सेम नाम से यूज किया था, बनाया था। और उसके बाद फिर सीबी, जो हमने देखा था कि हमने के फोल्ड को इंपोर्ट किया था, तो वो इसके लिए किया था। सीबी जो है ये क्रॉस वैलिडेशन जनरेटर आप कह सकते हैं, या क्रॉस वैलिडेटर है। तो इसके लिए मैंने यूज किया था कि जो के फोल्ड, जो क्रॉस वैलिडेशन हम चाहते हैं, तो वो के फोल्ड के मुताबिक हो। के फोल्ड, आप यहाँ पर कोई नंबर भी रख सकते थे, और अगर आपको यहाँ पर के फोल्ड की जगह नंबर ना यूज करें तो बाय डिफॉल्ट 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन होती है। के फोल्ड रैंडम स्टेट इज इक्वल टू, जो हमने सीड ऊपर देखा था, मैंने जब वेरिएबल बनाया था सीड का, या ओवरऑल हमने जो सीड का कॉन्सेप्ट देखा, तो अब मैं यहाँ पर के फोल्ड में यूज कर रहा हूँ। और नेक्स्ट मैं इंपोर्ट साथ में जो यूज करूंगा शफल, शफल इज इक्वल टू ट्रू। शफल इज इक्वल टू ट्रू करना लाजमी है रैंडम स्टेट को यूज करने के लिए, ताकि, और शफल इज इक्वल टू ट्रू इसके नाम से पैरामीटर के इससे पता लग रहा है कि शफलिंग जो है, हमने कंडीशन रखी हुई है कि शफलिंग जो है वो आप करें, रैंडमली शफलिंग आप कर सकते हैं। जो सीड है, तो जो जिस तरीके से शफलिंग होगी वो सेम होगी। नेक्स्ट अब मैं कर लेता हूँ ओके पैरामीटर था कॉमा, और वर्बोज इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट अब हम कर लेते हैं फिटिंग ग्रिड रिजल्ट्स। तो यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट्स स्टोर होंगे, और ग्रिड डॉट फिट, अब हम फिटिंग कर लेते हैं, और एक्स स्टैंडर्डाइज, आई थिंक मुझसे यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी जी, और वाई। तो अब हमारे पास, ओके देयर इज एन एरर, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट नॉट अंडरस्टूड, कर्नल, ओके कर्नल इनिशियलाइजर में
स्पेलिंग मिस्टेक है। तो आई थिंक ये 3 से 4 मिनट लेगा। तो इसकी आइट्रेशन को हम देख लेते हैं। एपॉक आप आइट्रेशन कंसिडर कर सकते हैं कि एपॉक जो है हमने जो वैल्यू प्रोवाइड किया है उतने टाइम्स ये आइट्रेट करेगा। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास फर्स्ट अटेम्प्ट में जो एक्यूरेसी आई थी वो थी 0.74001 और अब हम देखते हैं अब हमारे पास क्या एक्यूरेसी आ रही है। तो अब हमारे पास 0. ऑलमोस्ट 80% आ रही है, 74% से 83%। तो स्टार्ट में हमारे पास 74 थी और लास्ट में हमारे पास ऑन एवरेज 83-84% आ रही है और टोटल आइट्रेशन जो है वो 89, 97, 100। ओके, तो लेट्स सी कितना इसमें टाइम लगता है। आई थिंक इसने कंप्यूट कर लिया। तो स्टार्टिंग में हमारे पास 74% थी और नो अभी भी हो रही है। मे भी ये थोड़ा टाइम कंज्यूम करे, तो इसको मैं थोड़ा स्किप कर लेता हूँ और फिर हम जब ये ट्रेन हो जाए तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिजल्टिंग एक्यूरेसी है वो हमारे पास क्या आई है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो हमारी जो ट्रेनिंग फेज थी वो कंप्लीट हो चुकी है और जो हमारे पास लास्ट में रिजल्ट है वो 86% है। स्टार्टिंग में हमारे पास 74 था और अब हमारे पास 86% लास्ट में कंक्लूड हुआ है। तो अब हम जो हमने फाइनल रिजल्ट्स देखने थे अब उसको हम देखते हैं। तो समराइजिंग द रिजल्ट, सबसे पहले हम देख लेते हैं बेस्ट जीरो एंड या फिर यूजिंग वन डॉट फॉर्मेट ग्रिड रिजल्ट्स डॉट, पहले हम देखेंगे बेस्ट स्कोर। तो बेस्ट स्कोर, उसके बाद फिर हम देखेंगे ग्रिड रिजल्ट्स डॉट बेस्ट पैरम्स। ओके, बेस्ट स्कोर हमारे पास आया 77 और बैच साइज था 20, एपॉक्स हमारे पास 100। जो बैच साइज हमने यहाँ पर लिखे थे 10, 20, 40 उनमें से 20 बेस्ट है हमारे पास बैच साइज और एपॉक्स में हमारे पास 100 जो है ये कंक्लूड हुआ है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं मीन्स, स्टैंडर्ड डेविएशन और पैरम्स। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मीन्स है और इसमें मैं रिजल्ट स्टोर कर लेता हूँ, ग्रिड रिजल्ट्स
कॉपी कर लेता हूँ ताकि आगे जब मैंने यूज करना होगा तो पेस्ट कर लूंगा. डॉट क्रॉस वैलिडेशन रिजल्ट्स मीन टेस्ट स्कोर. मीन्स अगर इसमें हम चेक करें तो ये रिजल्ट आया. नेक्स्ट अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन देख लेते हैं. STD स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास ये वैल्यूज आ गई. और लास्ट में हम देख लेते हैं पेरेंट्स. तो ये हमारे पास बैच साइज और एपॉक्स एक तरह से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज हुआ है और उसके मुताबिक इसने फिटिंग की, ट्रेनिंग की और उसके मुताबिक फिर रिजल्ट्स को कंक्लूड किया. इसको अगर मैं फॉर लूप यूज करके देखूं तो फॉर मीन स्टैंडर्ड डेविएशन run in zip mean stds params. With not format param. ओके, यहाँ पर मिस्टेक है. तो यूं हमारे पास कुछ रिजल्ट्स कंक्लूड हुए. बैच साइज 10 था, एपॉक्स हमारे पास 10 थे, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास ये आया और जो एवरेज वैल्यू है वो कुछ यूं थी 0.7584 एंड सो ऑन. इसी तरह बैच साइज 10, एपॉक्स 50 और कुछ यूं हमारे पास रिजल्ट्स आए एंड सो ऑन. अगेन फिर average standard deviation with batch size 10 and epoch is equal to 100. तो हमारे पास जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे आपके पास दो लिस्ट हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर एपॉक और वो थी, बैच साइज थी हमारे पास, तो 10 के साथ हम चेक किया गया कि वैल्यूज क्या आ रही हैं, ट्रेनिंग में जो रिजल्ट्स हैं वो क्या आ रहे हैं. देन 10, 50, देन 10, 100, उसके बाद फिर 20, 10, 20, 50, 20, 100 एंड सो ऑन. तो इस तरह हमारे पास क्रॉस वैलिडेशन उनके मुताबिक हुई बैच साइज और एपॉक्स के, और जो बेस्ट वैल्यूज थी वो हमें प्रोवाइड करके दे दी गई. अब हम सेम प्रोसीजर जो है वो यूज करेंगे फॉर न्यूरॉन्स के. नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो हमें कितने यूज करने चाहिए. तो न्यूरॉन्स की वैल्यूज के लिए भी सेम ही कॉन्सेप्ट यूज होगा. तो इसलिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ ताकि अगेन हमें लिखने की जरूरत ना पड़े, टाइम सेव कर सके. तो रैंडम सीड, उसके बाद फिर मॉडल, देन अब जो पैरामीटर्स होंगे उनमें हम बैच साइज और एपॉक जो हमारे पास बेस्ट वैल्यूज आई हैं वो यूज करेंगे.
और इसके बाद फिर इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो आगे अब हम देख लेते हैं, कोई चेंजेस होंगे तो हम कर लेंगे। तो सबसे पहले सीड इज इक्वल टू 6, ये आई थिंक सही है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा न्यूरॉन 1, और न्यूरॉन 1 जो है ये आप यूँ समझे कि कितने आउटपुट्स आप चाह रहे हैं, या लेयर्स में आप कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स चाहते हैं। तो न्यूरॉन 1 और न्यूरॉन 2, तो न्यूरॉन 1 यूज होगा पहले हिडन लेयर में, और न्यूरॉन 2 यूज होगा दूसरे हिडन लेयर में। तो यहाँ पर मैंने 8 लिखा हुआ है, इधर मैं न्यूरॉन 1 लिख लूँगा, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा न्यूरॉन 2। नेक्स्ट जो चेंजेस कुछ करनी है, एक्टिवेशन जो है पहले हिडन लेयर में मैं इस बार यूज कर लेता हूँ लीनियर जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है बिटवीन एक्स एंड वाई, और नेक्स्ट में भी मैं लीनियर कर लेता हूँ, और लास्ट में सिग्मॉइड। इसके अलावा कोई चेंजेस 0.01 बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी एंड सो ऑन, और मॉडल डॉट कंपाइल। तो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद फिर कैलास क्लासिफायर में मॉडल यूज हुआ। यहाँ पर मैं कुछ और पैरामीटर की वैल्यू सेट कर लेता हूँ। तो एपॉक्स इज इक्वल टू 100, जो कि हम देख चुके हैं, हमारे पास 100 वैल्यू आई थी, और बैच साइज इज इक्वल टू 20। तो हमारे पास बेस्ट जो बैच साइज आया था वो 20 था। और वर्बोज इज इक्वल टू 0। इसको मैं नेक्स्ट सेल में यूज कर लेता हूँ। इस बार मैं न्यूरॉन 1, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो कि मैं फर्स्ट हिडन लेयर में मैं चाहता हूँ वो होंगे 4, 8, 16। इनमें से कोई बेस्ट वैल्यू मुझे चाहिए, और न्यूरॉन 2 में वैल्यूज 2, 4, 8। साथ में मैं कमेंट यूज कर लेता हूँ कि डिफाइन द ग्रिड सर्च पैरामीटर्स। नेक्स्ट अब हम डिक्शनरी बना लेंगे, और डिक्शनरी उसी तरह ही हम बनाएंगे जैसे लास्ट टाइम बनाई थी। तो पैराम ग्रिड इज इक्वल टू डिक्ट न्यूरॉन 1 की का नाम हो, और इक्वल टू न्यूरॉन 1। न्यूरॉन 2 इज इक्वल टू न्यूरॉन 2। उसके बाद फिर हम फिटिंग करेंगे, तो जिस तरह हमने पहले की थी। एस्टिमेटर पैराम ग्रिड के फोल्ड वर्बोज इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं अगेन कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। तो इसमें से जो एक और हम वैल्यू सेट कर लेते हैं, refit इज इक्वल टू ट्रू, और वर्बोज इज इक्वल टू 10।
ओके, और लास्ट में ग्रिड रिजल्ट्स, यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट जो है वो कंक्लूड हो जाएंगे। तो ग्रिड डॉट फिट एक्स, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगेन यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटेशन होगी, न्यूरॉन 1 न्यूरॉन 2 को यूज किया जाएगा, और लास्ट में हमारे पास रिजल्ट जो है वो कंक्लूड किए जाएंगे। तो अगेन इसको मैं स्किप कर रहा हूँ ताकि जो ट्रेनिंग हो रही है वो टाइम लेगी, और वो टाइम जो है वो मैं स्किप कर लेता हूँ। तो अब रिजल्ट्स के साथ मिलते हैं कि न्यूरॉन 1 के लिए बेस्ट वैल्यू क्या है और न्यूरॉन 2 के लिए बेस्ट वैल्यू क्या है। तो अब हमारे पास हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग हो चुकी है, और अब हम देखेंगे हमारे जो वैल्यूज जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखी थी, और उसके बाद फिर हम फाइनली प्रिडिक्शन पर आएंगे। तो जो मैंने लास्ट टाइम बेस्ट स्कोर वगैरह देखे थे, इस बार भी हम वही देखेंगे। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस बार मैं सारे एक साथ देख लेता हूँ, तो मीन्स भी यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। और लास्ट में मैं फॉर लूप जो है ये कॉपी कर लूँगा, जो कि हमें रिजल्ट्स डिस्प्ले करके दिखा देगा। तो हमारे पास न्यूरॉन 1 और न्यूरॉन 2 के लिए जो वैल्यूज आई हैं वो है 16 न्यूरॉन 1 के लिए, न्यूरॉन 2 के लिए वैल्यू आई है 8, और बेस्ट स्कोर जो था वो था 80%। और बाकी हमारे पास रिजल्ट जो है एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन, न्यूरॉन 1 जो था वो 4, न्यूरॉन 2 की वैल्यू 2 थी। देन नेक्स्ट इटरेशन में न्यूरॉन 1 4, न्यूरॉन 2 4 एंड रिजल्ट। तो ओवरऑल हमारे पास ये टोटल रिजल्ट जो है वो कंक्लूड हो चुका है। तो अब हमने जो न्यूरॉन्स की वैल्यूज थी वो भी कंक्लूड कर ली, और जो बैच साइज और एपॉक्स थे वो भी कंक्लूड कर लिए। अब हम आते हैं जो हमारा फाइनल स्टेप है, जो कि था प्रिडिक्शन का। तो अब हम प्रिडिक्शंस करेंगे विद ऑप्टिमल हाइपर पैरामीटर्स, जो हमने अभी किया है, जो पैरामीटर ट्यूनिंग हमने की है। तो y pred is equal to grid dot predict, और फाइनली हम यूज करेंगे x standardized। अब हम देखते हैं हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आया है। तो y pred डॉट शेप अगर मैं पहले देख लूँ तो 381 और इसमें से print y pred टॉप 5 0010। और लास्ट में अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। उसके लिए मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम sklearn डॉट matrices import क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और एक्यूरेसी स्कोर। print क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, इसमें जो ओरिजिनल y था और जो प्रिडिक्ट किया गया उसकी रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, और साथ में print एक्यूरेसी स्कोर। अगेन y
और वाई थ्रेड। तो मेरे पास ओवरऑल जो एक्यूरेसी है वो है 79%। प्रिसीजन वगैरह वैल्यूज जो हमारे पास गिवन है कि 0 के लिए प्रिसीजन क्या है, 1 के लिए क्या है। ओवरऑल हमारे पास क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर और सपोर्ट क्लियरली डिस्प्ले है और उनकी वैल्यूज। और अगर सिर्फ हम एक्यूरेसी स्कोर को देखें तो हमारे पास 79% एक्यूरेसी आई है, जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आप डिफरेंट वैल्यूज रखें, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स डिफरेंट कंसिडर करें और उनको फिर ट्यूनिंग के बाद बेस्ट स्कोर वगैरह देख लें कि आपके पास बेस्ट ट्यूनिंग के बाद वैल्यूज क्या आ रही है। तो ये हमारा ओवरऑल टोटल प्रोजेक्ट है जिसमें हमने देखा कि डायबिटीज प्रिडिक्शन की यूजिंग डीप लर्निंग, और उसकी हमने जो डीप लर्निंग मॉडल हमारा था उसको हमने ट्रेन किया। ट्रेनिंग के बाद पहले हमने प्रिपेयर किया और उसको फिर हमने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की और डिफरेंट हमने ट्यूनिंग की, जैसे बैच साइज, एपॉक, और हमने जो न्यूरॉन्स थे कि हिडन लेयर 1 के लिए कितने न्यूरॉन्स बेहतर रहेंगे, हिडन लेयर 2 के लिए कितने न्यूरॉन्स बेहतर रहेंगे। और जब हमारे पास ऑप्टिमल जो मॉडल था हमने प्रिपेयर कर लिया तो उसके बाद फिर हमने प्रिडिक्शन की, और प्रिडिक्शन के बाद हमारे पास एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80% या फिर 79% आई। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और काइंडली इस प्रोजेक्ट को जब आप इम्प्लीमेंट कर लें तो आप वैल्यूज को डिफरेंट रखें, और जो डिफरेंट रखने के बाद आपके पास रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट आती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 79% आई है, आपके पास 80, 85, 90 प्लस आ जाती है। तो काइंडली उसको कमेंट में ज़रूर लिखें और मेरे साथ अपने नोटबुक्स ज़रूर शेयर कर लें अगर आपने कोई डिफरेंट टेक्निक्स भी यूज़ की है, ताकि मैं भी देख सकूं कि जो वैल्यूज़ हैं वो बेस्ट कौन सी थी डायबिटीज़ प्रिडिक्शन के लिए। मैंने जो वैल्यूज़ यूज़ की, तो जो आपकी वैल्यूज़ हैं उनमें कितना डिफरेंस है वैल्यूज़ में, और उन वैल्यूज़ के डिफरेंस से रिजल्ट पर कितना फ़र्क पड़ा। तो जाने से पहले काइंडली कमेंट ज़रूर कर लें अपने जो नोटबुक्स होंगी आपकी, ताकि मैं भी देख सकूं कि आपके पास रिजल्ट्स क्या आया है। तो मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में।